नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। खबर दिन भर में रुक करेंगे खबरों का। भारतीय सशस्त्र सैन्य बल के लिए सोमवार को दिन काफी ऐतिहासिक रहा। सोमवार को भारतीय वायुसेना को पहला मेड इन इंडिया हल्का लड़ाकू विमान मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LCH के औपचारिक तौर पर एयरफोर्स को समर्पित कर दिया है और इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान मौजूद रहे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि साल 1999 के कारगिल युद्ध में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की काफी कमी खली थी। IAF ने न केवल राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी पूरा सहयोग किया है। आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। तो LCH क्यों इतना खतरनाक है वो आपको बताते हैं। किसी भी मौसम में उड़ान भरने के लिए यह विमान सक्षम है और इसके साथ ही आसमान में दुश्मनों पर नजर रखने में मददगार साबित होगा यह विमान। और इसके साथ ही फॉरवर्ड इंफ्रारेड सर्च सेंसर से लड़ाकू विमान लैस है। और इसके साथ दर्शकों को यह भी बता दें कि स्वदेशी डिजाइन और एडवांस तकनीकी का इस लड़ाकू विमान में प्रयोग किया गया है। CCD कैमरा और थर्मल विजन तकनीकी का भी इस लड़ाकू विमान में प्रयोग किया गया है। लेजर रेंज फाइंडर भी इस लड़ाकू विमान में मौजूद है। नाइट ऑपरेशन करने में यह लड़ाकू विमान बेहद सक्षम है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रशांत किशोर के बिहार में पदयात्रा पर कहा है कि प्रशांत किशोर बिहार में कुछ काम नहीं हुआ है। यह बात कर यात्रा पर निकले, लेकिन बिहार में किसी को कुछ भी करने से रुक नहीं गया है। और प्रशांत किशोर को बिहार में कितना समय हुआ है, बिहार अगर रहते तो बिहार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में जानते। उन्होंने आगे कहा कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि बिहार में क्या विकास हुआ और इसके लिए किसी के सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक पदयात्रा करने का सवाल है तो बिहार में किसी को रोक नहीं है, हर आदमी घूम सकता है। अब वो 25 बरस 30 बरस में बिहार में क्या काम हुआ नहीं काम हुआ ये जानेंगे तब न। बिहार में क्या दिन रहे हैं पिछले 30 बरस में वो। फिर बिहार के जब तक सरजमीन पर कोई लोग रहेगा तब ना। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि बिहार में क्या परिवर्तन हुआ है और बिहार में क्या विकास का काम हुआ है। ये उनके सर्टिफिकेट की जरूरत बिहार की जनता को नहीं है। कानपुर और भदोही हादसों के बाद कन्नौज पुलिस अलर्ट हुई है। SP कुंवर अनुपम सिंह ने थानों में दुर्गा पंडालों और देवी मंदिरों के जिम्मेदारों को लेकर बैठक ली है। इसके साथ ही सभी दुर्गा पंडालों में फायर सुरक्षा उपकरण रखने के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर चलने पर रोक लगाई गई है। SP कुंवर अनुपम सिंह ने कहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से सवारी ढुलाई पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। नमस्कार सर। जो श्रद्धालुओं का आवागमन है असुरक्षित वातावरण में ना हो, जैसे कि ट्रैक्टर ट्रॉली में मूर्तियों के साथ में तादाद से ज़्यादा संख्या ना हो, जिससे वो अनियंत्रित ना हो। इसी प्रकार फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं विभिन्न पंडालों का भ्रमण करके वहाँ पे ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुरक्षा के सभी प्रबंध बने हुए हैं और ये अभियान आज और कल और उसके आगे भी लगातार चलता रहे। कन्नौज पुलिस ने एक ऐसे बड़े चंदन तस्कर गिरोह का खुलासा किया है जो इत्र कारोबारियों के लिए वन डिमांड तस्करी करने चंदन की लकड़ियां लाया करता था। पुलिस ने पकड़े गए 4 चंदन तस्करों से करीब 75 लाख रुपए कीमत वाली चंदन की लकड़ी बरामद की है। पुलिस पकड़े गए गिरोह पर गैंगस्टर की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।
कन्नौज सदर कोतवाली में रखे इन बोरों को देखकर भला कौन जानेगा कि इनमें 75 लाख रुपए की चंदन की लकड़ियां भरी हैं। ये चंदन की लकड़ियां इत्र कारोबारियों के लिए तस्करी कर कन्नौज लाई जाती थी। पुलिस ने 4 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर चंदन तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस का दावा है कि देर रात मुखबिर की सूचना पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से आ रही इस चंदन की लकड़ी को बरामद किया गया। आज की जो कार्रवाई है इसमें आरोपीगण राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से ये कंसाइनमेंट ला रहे थे और कन्नौज में स्थानीय स्तर पर एक फैक्ट्री में इसे पहुंचाने वाले थे, जो आइडेंटिफाई हो गए हैं और इस संबंध में आगे की कार्रवाई प्रचलित है। सर 4 गिरफ्तार हुए, इनके पीछे कितने लोग और हो सकते हैं? इनसे पूछताछ में कई और नए तथ्य सामने आए हैं जिनकी तस्दीक की जा रही है। आरोपियों की संख्या भी इसमें और भी बढ़ेगी। तस्दीक करके एविडेंस के आधार पर अगली कार्रवाई होगी। ये अभियुक्त जहां पर सामान पहुंचाते हैं उन स्थलों को और ऐसे फैक्ट्रियों को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिनके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। जो अवैध चंदन बरामद हुआ है उसकी मार्केट कीमत जो है वो लगभग 75 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। अभियोग पंजीकृत करके आरोपियों का चालान किया जा रहा है और इसमें आगे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें चंदन माफिया घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को सूचना मिली थी कि फर्रुखाबाद के नंबर की एक डीसीएम गाड़ी से तस्करी कर चंदन की लकड़ियां लाई जा रही है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर डीसीएम को रोका और तलाशी के दौरान बोरों में भरी करीब 2 टन चंदन की लकड़ी बरामद की। पुलिस ने गाड़ी में बैठे शिखाना मोहल्ले के 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। कन्नौज एसपी के मुताबिक बरामद चंदन की कीमत करीब 75 लाख रुपए है, जबकि तस्करों का ये संगठित गिरोह इसे यहाँ कुछ इत्र निर्माताओं की डिमांड पर यहाँ लाता था। उन्होंने बताया कि सभी तस्करों को चंदन माफिया घोषित कर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। यह एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसके तार राजस्थान से जुड़े हुए थे और गुजरात से भी जुड़े हुए थे। इस गिरोह के सदस्य अवैध रूप से तस्करी की हुई चंदन की लकड़ी को डिमांड पर विभिन्न स्थलों पर पहुंचाते थे और सूचना पर कल इन अभियुक्तों को यहाँ कन्नौज से गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि इत्र कारोबार के मामले में यूपी का कन्नौज जिला यूपी ही नहीं बल्कि देश विदेश में पहचाना जाता है, मगर यहाँ के कुछ कारोबारियों ने मोटा मुनाफा कमाने के लिए कुछ शातिरों के जरिए इत्र बनाने में इस्तेमाल करने के लिए चंदन की लकड़ियों की तस्करी को बढ़ावा दिया है। देखना ये होगा कि इस गैंग के पकड़े जाने के बाद क्या उन कारोबारियों के चेहरों से नकाब हटाने में पुलिस कामयाब होगी कि नहीं। कन्नौज से इंडिया वॉइस के लिए शुभम कादियान की रिपोर्ट। कन्नौज पुलिस ने आज अवैध चंदन की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसके तार राजस्थान से जुड़े हुए थे। औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 17 साल की किशोरी की नग्न हालत में शव बाजरे के खेत में मिला। बाजरे के खेत में शव पड़ा देखकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गई। वहीं किशोरी के शरीर पर चोट के निशान देखकर लोगों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर एसपी और सीओ ने घटनास्थल की पड़ताल की और ग्रामीणों से पूछताछ की। शव मिला है 17-18 साल के बीच में कुछ उम्र है इसकी, अभी वो सर्टिफाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि 7:30 बजे ये शौच करने गई थी। जब 1 घंटे तक लौट के नहीं आई तो उन्होंने तलाश किया तो एक बाजरे के खेत में इसकी बॉडी मिली है और तत्काल मौके पर थाने की टीम, फॉरेंसिक टीम, मैं और सभी गेस्टेड ऑफिसर्स गए हैं। मौका मुआयना कर लिया गया है, बॉडी को भी देख लिया गया है। प्राइमा फेसाई कोई जाहिरा चोट उसमें दर्शित नहीं हो रही है और बाकी जो भी पीड़ित परिवार को शक है कि इसके साथ रेप और मर्डर किया गया है।
बहराइच में शासन के निर्देश के बाद जिले के डीएम और एसपी हरकत में आ गए और मालवाहक वाहन पर बैठे श्रद्धालुओं को गाड़ियों से नीचे उतरवाया और सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए कि जिले में वाहनों की जांच करें और अगर कोई पकड़ा जाए तो सख्त कार्रवाई की जाए। सिद्धार्थनगर जनपद के उसका बाजार में मूर्ति विसर्जन को लेकर जोरों से तैयारियां की जा रही हैं। हर साल मूर्ति नदी में विसर्जन किया जाता है, लेकिन इस बार नदी की जगह एक बड़े से गड्ढे में विसर्जन किया जाएगा, जिसके लिए मूर्ति विसर्जन की जगह पर साफ सफाई की जा रही है। मूर्ति विसर्जन को लेकर उप जिलाधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि न्यायालय के निर्देश से जो युवा लोग हैं वो विसर्जन के दिन ध्यान नहीं देते और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, इसलिए इस बार नदी की जगह गड्ढे में विसर्जन किया जा रहा है। शासन के आदेशानुसार उसका बाजार नगर पंचायत में निर्देश जारी हुआ है कि जितने भी उसका बाजार नगर पंचायत की जो भी मूर्तियां हैं, इन सभी को नदी में प्रवाहित न करते हुए इन लोगों के लिए अस्थायी व्यवस्था करके कि किसी की व्यक्तिगत ज़मीन हो, चाहे गड्ढा हो, पोखरा हो, तालाब हो, कहीं इस तरह से व्यवस्था करके उनको उसमें विसर्जित करके और पुनः उसके ऊपर मिट्टी डाल करके उनको ढक दी। बड़ी संख्या में प्रवाहित नदियों में मूर्ति विसर्जन करने से एक तो प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है और दूसरा कई बार जो है वो कुछ उत्साही नवयुवक हमारे जो है वो ध्यान नहीं रख पाते हैं, उसकी वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इस बार शासन के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी प्रवाहित नदी में मूर्ति विसर्जन न कराया जाए, बल्कि नदियों के किनारे या कोई जैसा भी सुलभ स्थान हो वहाँ पे मूर्ति विसर्जन के लिए अलग से गड्ढा खुदवा के उसमें नदी का जल भरवा के रास्ता वगैरह बना के विसर्जन कराया जाए। उधर कानपुर की घटना पर सियासत उफान पर है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। हुई घटना को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि घटना खराब सड़कों की वजह से हुई है। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, जिस तरीके से कानपुर की घटना हुई है उसको लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि ये वजह जो है बहुत दुखद है। उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने और हमारे सभी सरकार से जुड़े हुए लोगों ने बहुत गहरा दुख जाहिर किया है और हम सबको संवेदना है से पीड़ित परिवारों से, जिनके परिवार के कोई भी सदस्य इस दुर्घटना के कारण से चले गए हैं। सरकार की ओर से कुछ राहत राशि और जो घायल थे उनके चिकित्सा व्यवस्था के लिए प्रबंध किए गए हैं और ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। ट्रैक्टर को लोगों को बड़ी संख्या में लेकर के आने जाने का माध्यम बनाने की जगह अगर ट्रैक्टर को सामान की ढुलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं ना हो, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने भी अपील किया है और लगातार सरकार के माध्यम से प्रयास होगा। और जो भी दुर्घटना हुई उसका हम लोगों को बहुत गहरा दुख है और पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ी संख्या में घूसखोरी हुई, जिस वजह से ये सब हादसे होने, लोग फील्ड पे अफसर नहीं जा रहे। आज मेरा ये कहना है कि श्री मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी भी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और श्री मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं और आज उस परिवार के सामने मुलायम सिंह जी के अस्वस्थ होने के कारण से एक चिंता है और उनको ही नहीं पूरे प्रदेश को चिंता है, लेकिन इस समय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक आखिरी सवाल, उपचुनाव होना है, गोला गोकर्ण सीट जो खाली हुई थी 3 नवंबर को, उस पर उपचुनाव की घोषणा होगी, इसको लेकर क्या? हमें विश्वास है कि हम फिर वहाँ पर कमल खिलाएंगे। वहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे जिनका दुखद निधन हो गया था, तो चुनाव आयोग जब कोई सीट रिक्त होती है तो चुनाव का ऐलान करता है। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार भी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ऐसे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो घटना हुई है उसको नहीं होना चाहिए था और उसको रोकने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानपुर की घटना पर सरकार पर वार करते हुए क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। जो हादसा कानपुर में हुआ है बहुत दुखद है और अभी भी जानकारी पूरी नहीं मिली है कि आखिरकार कितने लोगों की जान गई है। बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है,
सुनने को ये मिल रहा है कि जब वो ट्रैक्टर आ रहा था, सड़क सकरी थी, कई दिनों से और बारिश की वजह से सड़क में कटान हो गई थी, गड्ढे थे, कहीं उसकी वजह से भी ट्रॉली पलट गई और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ, कई जाने गई। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन परिवारों की मदद करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फर्रुखाबाद में छत पर खेल रही 2.5 साल की मासूम बच्ची छत से गिर गई और जिसके बाद परिवार में उसे सीएचसी कायमगंज भर्ती कराया गया, लेकिन बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए सीएचसी कायमगंज ने उसे सैफई रेफर कर दिया। वहीं सैफई ले जाते वक्त बच्ची की मौत हो गई और जिसके बाद परिवार वालों में मातम पसर गया। उधर जमशेदपुर के टोलको सबुज कल्याण संघ के पास दुर्गा पूजा घूमने निकले रंजीत सिंह नाम के युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बता दें कि मृतक अपने परिवार के साथ घूमने के लिए निकला था, तभी अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया। आनन फानन में घायल रंजीत को टीएमए से ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। थाना अंतर्गत सबुज कल्याण जो मैदान है वहाँ पे एक आदमी के ऊपर गोली से लगा है। तो इसी के सत्यापन में और टेलको थाना लगा हुआ था। हमें ये खबर मिला कि उनके जो बॉडी विक्टिम है उनके बॉडी को यहाँ पे लाया गया है। तो यहाँ पे आके जो डॉक्टर से पूछताछ की तो ये पता चला कि डेथ हो चुका है और उनका नाम रंजीत सिंह है। ये पता चला रंजीत सिंह उर्फ रंजीत सरदार है, उम्र करीब 42 वर्ष है और ये पता चला कि करीब 12 से 15 दिन पहले ये जेल से छूटे थे और इनके ऊपर 2 लोग मतलब 2 बाइक पे लोग आके इन पर गोली चलाए हैं। तो अभी आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जैसे क्लियर हुआ तो आपको बता देंगे। खबर जौनपुर से है, जहां खेता सराय थाना क्षेत्र के जमदहा गांव में एक महिला अपने मासूम बेटे के साथ मुंबई से पति को ढूंढने हुए उसके घर खेता सराय पहुंची गई और लेकिन ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। 10 दिन बीतने के बाद भी न्याय नहीं मिला तो महिला अपने मासूम बेटी के साथ पति के घर के सामने धरने पर बैठ गई। मुंबई निवासी सुनीता का कहना है कि वह सुरक्षा गार्ड थी और उसे मिंटू प्रजापति से प्रेम हो गया, जिसके बाद दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। 1 साल बाद उनकी बेटी पैदा हुई। इस बीच पति उसे छोड़कर चला गया। काफी दिनों तक कोई खबर नहीं मिली तो वह पति को ढूंढती हुई मुंबई से उसके गांव पहुंची। फर्रुखाबाद एसओजी टीम और आबकारी पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एसपी अशोक कुमार मीणा के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये बड़ी सफलता मिली है। वहीं पुलिस ने एक ट्रक से 464 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सर्विलांस टीम के द्वारा एक अंतर्राज्यीय शराब तस्करी करने वाले गिरोह के 2 बंदों को पकड़ा गया है। उसमें से एक 25,000 का इनामी है जिसका नाम रणजोध उर्फ सेंकी है, जो पहले से ही मोहम्मदाबाद थाने से गैंगस्टर के मामले में वांछित चल रहा था। उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उस पर 25,000 का इनामी भी था। इसके साथ में परमजीत उर्फ मन्नी को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से एक आयशर ट्रक जिसका नंबर HR37C7399 है, जिसमें कुल 464 पेटी अवैध शराब की बरामद हुई है, जिसकी अवैध शराब की कुल कीमत करीब 24.5 लाख रुपए है। इसके अंदर इसके अलावा इनके जो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं वो भी बरामद। कर्णप्रयाग के न्याय पंचायत क्षेत्र आदिबदरी की महिलाओं ने अंकिता के हत्यारों को मौत की सजा देने की मांग को लेकर तहसील मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि दर्जनों गांव की महिलाओं ने पुलिस आर्य सहित हत्या में उसके 2 साथियों को फौरन मौत की सजा दिलाने की मांग को लेकर आदिबदरी से बौंली तक हाथों में तख्तियां लेकर नारों के साथ जुलूस निकाला। तख्तियां लेकर नारे लगाए गए। इस दौरान ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं में आक्रोश नजर आया है और पैदल मार्च निकाल करके ये आक्रोश जाहिर किया है। अंकिता के
आरोपियों को मौत की सजा की मांग की गई है और जमकर प्रदर्शन किया गया। महिलाओं ने आक्रोश रैली निकाली है, तख्तियां लेकर प्रदर्शन करती नजर आई महिलाएं। अंकिता के साथ न्याय होना चाहिए। ऐसे उनके कातिलों को हम तो ये चाहते हैं कि सिर्फ उनको फांसी मिलनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। शासन प्रशासन चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर अंकिता बेटी के साथ न्याय नहीं होगा तो हम उत्तराखंड से बीजेपी सरकार का नामो निशान मिटा देंगे। बस हम यही चाहते हैं, अंकिता के साथ न्याय चाहिए। उत्तराखंड में जिस तरह की हालत जो घटना घटी है, ये पहली बार ऐसा कुकृत्य देखने को मिला और इसके प्रति समाज में बहुत आक्रोश है। समाज चाहता है कि इन दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो इनके प्रति और फांसी की सजा इनको मिले। आज हमारे चांदपुर क्षेत्र के समस्त महिला मंगल दल और सामाजिक कार्यकर्तागण इसी खेद को जता रहे हैं कि इन दोषियों को फांसी होनी चाहिए। देहरादून की खस्ताहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष अयाज अहमद का घेराव किया। ये घेराव प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत भस्माना के नेतृत्व में किया गया। इतना ही नहीं, मामले को लेकर उपाध्यक्ष ने अनिश्चितकालीन धरने की भी धमकी दी। इसके साथ ही विभागाध्यक्ष ने 1 हफ्ते का वक्त सड़कों पर प्रभावी काम के लिए मांगा है। लक्सर स्थित एक फैक्ट्री के यूनिट हेड समेत 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फैक्ट्री के एक पूर्व कर्मचारी के पिता ने कोर्ट के माध्यम से यह मुकदमा दर्ज कराया है और आपको बता दें कि केहड़ा गांव निवासी समय सिंह की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया गया था कि उसका बेटा पंकज 25 अप्रैल की रात से लक्सर स्थित फैक्ट्री ड्यूटी पर था और इस दौरान फैक्ट्री के यूनिट हेड हरिश्चंद्र प्रसाद और 4 और कर्मचारियों के पंकज के साथ गाली गलौज करते हुए उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की थी। पुलिस ने शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। छप्पन 3 के अंतर्गत समय सिंह द्वारा एक अभियोग दर्ज कराया गया है कि उसका पुत्र पंकज, जो कि इसमें कमेंटिस फैक्ट्री जेके टायर में जो है वर्कर है और परमानेंट में भी है, लेकिन यूनियन का भी है। उसके साथ जो है यूनियन के ही जो उसके साथ जो है फैक्ट्री प्रबंधन के लोगों ने मारपीट की है। तो इस संबंध में अभियोग दर्ज कराया गया है। उसमें अब ये उसकी विवेचना जारी है। विवेचना के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये जो है ये जेके फैक्ट्री के 5 प्रबंधन के 5 लोगों के खिलाफ ये अभियोग दर्ज हुआ है। उसमें तफ्तीश जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।